तो आइए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कल की क्लास में हुए थे। उसके पहले यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो कल की क्लास के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बताइए भाई। सर मतलब जी मेरा हाँ। पूछना क्वेश्चन से रिगार्डिंग नहीं था। मेरा जी ये जी था हाँ, कि इसका बताइए। जो आपने अभी तक जो पढ़ाया उसका एक पीडीएफ फॉर्म मिल जाता और इसका टेस्ट हो जाता तो थोड़ा एक हाँ हाँ, रिवीजन हो जाता टेस्ट इसी हम बहाने। ठीक है, हम टेस्ट कंडक्ट करा देंगे और पीडीएफ भी आपको हम ग्रुप में या फिर इसी पे हम अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई कुछ पूछना है? बताइए भाई, बताएं। अब वो पूछ लीजिए सर, किसी को इशू है कि नहीं इस टाइम स्लॉट से एक बार आप। हाँ, मैं तो जो बता। अभी क्लास की टाइमिंग है 3 बजे, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग तो बता सकता है भाई। एनीबॉडी बोल या दीजिए, फिर क्योंकि सर फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन। कुछ दिन तक कंटिन्यू में रहेगा, क्योंकि अभी जो क्लासेस की टाइमिंग मेरी जो है वो बाकी जगह भी थोड़ी सी बिजी है शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि मैं कई जगह पढ़ाता हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी सर का बहुत अच्छा बातचीत रहा है हमसे। आपके जो सर हैं अमरजीत सर, आप लोग जानते होंगे। जी सर। जी हाँ, काफ़ी अच्छा मतलब व्यवहार रहा है, तो उन्होंने बोला, अप्रोच किया तो जुड़ा हूँ। तो बाकी इस टाइम स्लॉट से आप लोगों को दिक्कत ना हो तो बताएं, इसे कुछ दिन तक कंटिन्यू किया जाए। बाकी जैसा होगा आपको टाइम स्लॉट बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ अभी दिनों तक आपको यही 3 बजे वाली टाइमिंग यदि ठीक हो तो कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत नहीं है सर, बताएं। कंटिन्यू कीजिए। ओके। प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, कोई बोला है नहीं? अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहले कुछ आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमको तो ये बताइए कि क्या जो राज्यसभा का सभापति होता है वह अपने पद की शपथ लेता है कि नहीं? हाँ सर, लेता है। नहीं लेता है। कौन दिलाता है भाई राज्यसभा के सभापति को शपथ? बताइए। प्रेसिडेंट। सर राष्ट्रपति, यस सर। राष्ट्रपति। स्वाति जी आप बताइए कि जो राज्यसभा का सभापति होता है ये होता कौन है? सर पता है आपको? ये जो होते हैं ना वो उन्हीं सदस्यों में से किसी को चुन लिया जाता है, अपने लोग में ही चुन लेते हैं। अच्छा, और कोई बताएगा, किसी को पता है? नहीं पता? अरे भैया, आपके देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही राज्यसभा का सभापति होता है। अलग से कोई व्यक्ति आपके राज्यसभा से या फिर किसी अन्य जगह से चुनकर राज्यसभा का सभापति नहीं बनता, बल्कि आपका जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही आपका राज्यसभा का सभापति होता है। आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, एक उसमें बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति पद के साथ साथ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा तो उपराष्ट्रपति के साथ साथ वह स्वयं से स्वतः जो राज्यसभा है उसका उप सभापति भी नियुक्त हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है कि अलग से फिर उसका शपथ होगा, नहीं। वह अपने पद अर्थात उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, न कि राज्यसभा के सभापति पद की शपथ लेता है। पहला पॉइंट। दूसरा, कौन होता है राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति होता है। वह क्या करता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वैसे ही वह तुरंत राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या हो जाता है, वह नियुक्त हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमको ये बताइए
कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या फिर कह लें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनके वेतन की जानकारी या इनके वेतन संबंधी प्रावधानों की चर्चा हमें किस अनुसूची में देखने को मिलती है, बताइए। सर सेकंड। सेकंड में। और कोई बताए भाई? यस सर, सेकंड में ही तो मिलती है। अच्छा, वेरी गुड। हमने कल की क्लास में बताया था कि वेतन और जो भत्ते होते हैं, और खासकर वे वेतन भत्ते जो कि संचित निधि से दिए जाते हैं। आपको जानकारी होगी ना कि दो प्रकार की निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है। पढ़ाया गया होगा या पढ़ा होगा, आप लोगों ने तो कभी पढ़ा होगा। संचित निधि से संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो ऐसन वेतन भत्ते जो कि संचित निधि से दिए जाते हैं, उनकी जानकारी हमें दूसरी अनुसूची में मिलती है। उनमें आपका राष्ट्रपति हो सकता है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति होते हैं। ऐसे कई लोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, इन सभी के वेतनों की चर्चा हमें दूसरी अनुसूची में देखने को मिलती है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कैग का, CAG। यस सर। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंटेम्पोरल अकाउंटेंसी ऑफ, ऐसा कुछ करके है पूरे लास्ट। और कोई बताए भाई, फुल फॉर्म पूछा जाता है, किसी को जानकारी है? बताएं भाई। नहीं पता? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। बाद में यदि क्वेश्चन आ गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत करके आएंगे। C से कंट्रोलर, A से ऑडिटर, G से जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। हिंदी वाले लोग सुने होंगे तो सुने होंगे, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, यह जो होता है कैग होता है। ठीक है, अब हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने दो चीजें सुनी होंगी विधि अधिकारी को नाम को लेकर। तो हमारे भारत का या फिर कह लें केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी सर। अच्छा, और राज्य का? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, वेरी गुड। तो राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होगा वो होगा आपका एडवोकेट जनरल, जिसे हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं। और जो आपका केंद्र सरकार का होता है वह होता है महान्यायवादी, जिसे हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे जो भी संवैधानिक पद होंगे, इन संवैधानिक पदों की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, बताइए। शेड्यूल पूछ रहे हैं फिर आर्टिकल सर? हम संवैधानिक पदों की चर्चा पूछ रहे हैं। किस अनुसूची में पूछ रहे हैं? अनुसूची बताइए। दो सर। दो के अलावा तीन में नहीं है? हमने ये तो नहीं Yes, पूछा sir. कि उनका तीन वेतन में। या फिर उनके शपथ का। दो और तीन दोनों में। यस सर। हाँ, ठीक है, यदि शपथ स्पेसिफिक पूछते तो तीसरा हो जाता, वेतन पूछते तो दूसरा हो जाता। अच्छा, कल एक क्वेश्चन पूछने वाले थे, हम भूल गए। हमको एक बात बताइए कि यदि संसद को किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो हमें कौन कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें हमें संशोधन करना पड़ सकता है? बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रथम यदि में। कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे।
और आप लोग जान रहे हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे, मुझे पता है। बताइए। सर प्रथम क्वेश्चन अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। मान लीजिए जो आपका पार्लियामेंट है, संसद है, यदि यह संसद किसी राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश की नामों या फिर सीमाओं में परिवर्तन करती है, तो इसके नाम या परिवर्तन करने से कौन सा ऐसी अनुसूची है संविधान की जिसमें हमको संशोधन करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है। पता है? सर फर्स्ट एंड शेड्यूल फोर्थ। सर अनुसूची थर्ड एंड फोर्थ कहाँ से हो जाएगा? शेड्यूल 9 सर। हाँ सर अनुसूची 1। अच्छा, अनुसूची 1। और कोई बताए भाई? सर मैं शेड्यूल 9 बताइए। 1 और 9। कारण बताइए भैया कि 9 को क्यों बदला जाएगा, क्या रीजन है? क्योंकि सर उसमें ही निहित है अधिनियम और विनियमों का विधिमान्य करना। तो आपको अगर मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, नॉट श्योर, क्योंकि अगर अच्छा, चेंज करना होगा तो उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, और कोई कुछ बताए भाई? नहीं पता? भैया इसका सही उत्तर होगा अनुसूची 1 और अनुसूची 4। अब सोचो कैसे, अभी किसी को कैसे हुआ, इसका कोई रीजन बता सकता है? नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, अनुसूची 1 में परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि वहां पर संघ एवं राज्य के नामों का वर्णन मिलता है। तो जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा या नया राज्य जुड़ेगा या फिर सीमाओं में परिवर्तन होगा, तो सीधी सी बात है हमें इस अनुसूची के भाग में, पहली अनुसूची के भाग में भी संशोधन करना पड़ेगा। चौथी अनुसूची में परिवर्तन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं जो चौथी अनुसूची है यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यवार सीटों के आवंटन की बात करता है। तो वहां पर भी नाम वगैरह का वर्णन होगा कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हैं राज्यसभा की, मिजोरम में इतनी हैं, गोवा में इतनी है, अरुणाचल प्रदेश में इतनी है। तो जब यदि संसद किसी के नाम में कोई परिवर्तन करेगी, सीमा में कोई परिवर्तन करेगी, तो सीधी सी बात है हमें चौथी अनुसूची में वर्णित जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होंगे जिनमें संसद परिवर्तन कर रही है, उनका इस जगह भी क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। इसी कारण जब भी कोई संसद कोई ऐसा अधिनियम पारित करती है या संशोधित करती है जो कि राज्य के नामों को परिवर्तन करने, सीमाओं को परिवर्तन करने से संबंधित होता है, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इसमें किसी कोई दिक्कत? सर एक नो सर। जी बताइए, क्या पूछ रहे थे? सर अनुसूची 4 क्यों जरूरी है, ये थोड़ा दोबारा बता दीजिए ना। अनुसूची 4 इसलिए जरूरी है कि कल हमने बताया था अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है कि इतने राज्यों में, इस राज्यों में राज्यसभा की इतनी इतनी सीटें होंगी। कल हमने बताया था एज एग्जाम्पल सबसे अधिक सीटें कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग राज्यसभा की सीटें हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटें हैं, उनकी संख्याओं का जो आवंटन किया जाता है कि राज्यों में इतनी सीटें होंगी या केंद्र शासित प्रदेशों में इतनी सीटें होंगी, वह कहाँ पर किया गया है? अनुसूची 4 में किया गया है। तो जब सीटों का आवंटन होगा तो राज्यों के नाम के साथ सीटों का आवंटन किया गया होगा। तो जब कोई संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करेगी तो सिंपल सी बात है कि जो चौथी अनुसूची में जो वर्णित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जो संख्या दी गई होगी, तो उनके नामों में तो परिवर्तन किया जाएगा ना। राज्यों के नामों में यहाँ पे तो परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश का नाम बदल के, पहले मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत बाद में परिवर्तित होकर उत्तर प्रदेश बना। तो जब तक संयुक्त प्रांत था तो हर जगह नाम क्या चलेगा? संयुक्त प्रांत। जैसे ही संयुक्त
प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो अनुसूची 1 में नाम हमको राज्यों के मिलते हैं, तो वहां पर भी तो संयुक्त प्रांत रहा होगा, तो वहां पर भी जो नाम को परिवर्तित करेंगे तो वहां पर भी हम संयुक्त प्रांत को किसमें बदल देंगे, आपके उत्तर प्रदेश में। और जो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा तो वहां पर संयुक्त प्रांत की राज्यसभा की सीटें दी गई होंगी, न कि उत्तर प्रदेश की। जब सरकार बदलेगी या संसद बदलेगी नाम को, तो चौथी अनुसूची में भी जो नाम संयुक्त प्रांत है उसको हमको बदल के क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश करना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, 2 अनुसूची को हमको संशोधित करना पड़ेगा, अनुसूची प्रथम और अनुसूची चतुर्थ। कोई कंफ्यूजन? नो सर। पूछिए भाई, कौन पूछ रहा है? आगे बढ़े। सर अंकिता ने हैंड रेज किया है। हाँ अंकिता जी, आप कुछ पूछ रही हैं? नो सर, गलती से हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने कल 8 तक कर लिया था, 1-2 चीजें 8वीं अनुसूची की बची हुई हैं, आइए इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बताइए आप, जो इंग्लिश भाषा है इसे मान्यता प्राप्त भाषाओं में स्थान कब मिला? किसी को जानकारी है भैया? क्या इंग्लिश एक मान्यता प्राप्त भाषा है? नहीं सर, लेकिन नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश ही है, लेकिन नेशनल वाइज नहीं तो लगता है कि इसको अच्छा, मान्यता मिला है। एक बात बताइए, मैं यहाँ पे अनुसूची की बात कर रहा हूँ, राज्य की कार्यालयी भाषा या फिर मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बताइए, इंग्लिश मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश जो है इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। एक और बता दीजिए, हमने पहले ही बताया था कि मूल रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 14। 14। सर पहले 14 और अभी 22। पहले 14 मिली थी, अभी 22 है। वेरी गुड, ठीक है। अब हमको ये बता दीजिए कि जो 15वीं भाषा जुड़ी, यह 15वीं भाषा कब जुड़ी और कौन सी भाषा जुड़ी 15वीं? पूछा जाता है एग्जाम में। सिंधी भाषा थी, पंजाब वगैरह के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है सिंधी भाषा। यह जो सिंधी भाषा है यह 15वीं भाषा है जिसे जोड़ा गया मूल संविधान के अतिरिक्त। और पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को हमारे संविधान में कब मान्यता प्राप्त हुई, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया था। वहीं पर बात करें, 3 बाद में जुड़ी, 14 पहले से थी, सिंधी लेके 15 हो गई, 3 बाद में जुड़ी जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ध्यान रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यह तीनों भाषाएं सिंधी के बाद में जुड़ी हैं और इन्हें जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, 1992 में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो 14 पहले से थी, एक सिंधी बाद में जुड़ी 15वीं जो कि 21वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी, तो कुल 15 हो गई। फिर 3 बाद में जुड़ी, तो 15 3 18। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कब जोड़ा गया? 1992 में, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। और कल हमने बताया था कि सबसे अंतिम में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो 4 भाषाएं जुड़ी थीं, तो अब आप लोगों को जवाब देना है कि अनुसूची जो 8 है उनमें अंतिम 4 भाषाएं कौन कौन सी जुड़ी थी
कब जोड़ी थी और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, बताइए, किसी को जानकारी है? सर सर मैथिली, चार संथाली, भाषाएं में डोगरी और बोडो। एक एक करके बताएंगे तो हम सुन पाएंगे, क्योंकि हम आवाज फिल्टर नहीं कर पा। बताइए भाई। सर आपने तो 3 ही बोली थी कल। कल हम 3 ही बोले थे? अरे राम राम, सर हमसे गलती हो गया। कोई और बताए भाई। सर एक रह गई थी जो डोगरी थी। कल हमने डोगरी के बारे में नहीं बताया था? बोला था सर आपने। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्लास में पूर्ण आस्था के साथ आइए, पढ़िए। ऐसे कर देंगे सर जी नहीं पढ़ाते तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पूरी जानकारी आपको दी जाए। यदि हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वैसे न सुनाई दिया हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं कि हमने आपको नहीं बताया था, हमने चारों के नाम लिए थे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आज फिर से सुन लीजिएगा। एक बोडो था, डोगरी थी, मैथिली थी और संथाली थी। तो कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहा हो या फिर मैंने न ही बोला हो, तो आज करेक्ट कर लीजिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। सिंधी 15वीं जोड़ी गई, 3 बाद में जोड़ी गई, 15 3 18। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो 18 हो गई। और 4 सबसे लास्ट में जोड़ी है, तो 18 4 कितनी हो गई? 22। कौन कौन सी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा यह जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बताइए भाई। सर कितने में जोड़ा गया है? 2003 में। 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन था, 92 सेकंड, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा जोड़ा गया। तो क्लियर हो गया। पहले 14 था, कैसे 22 हुआ? 14 तक भाषाओं का आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, वो उससे नहीं पूछता है। इतना बस पूछेगा कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से 14 थी। 15वीं सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। फिर जब 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, 3 भाषाएं। फिर जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इंग्लिश मान्यता प्राप्त भाषाएं नहीं है। हिंदी को मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में शामिल किया गया है। किस अनुसूची में? तो अनुसूची 8 में। इसमें किसी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछे भाई, नहीं तो हम चलते हैं अब 9वीं अनुसूची की तरफ। बताएं। यस सर। बताइए भाई, क्या पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन वगैरह है? नो सर, नो सर। नो सर। ओके, चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ, 9th शेड्यूल की तरफ। देखिए भैया, पहले ही बताया था हमने कि मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या संविधान में 8 थी। तो अब जो भी 8 के बाद नई अनुसूची बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, वह किसी न किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत ही उसको बढ़ाया गया होगा। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बढ़ा, ये पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि किस वर्ष बढ़ाया गया, और तीसरा किसमें क्या हमको प्रावधान मिलता है, किस लिए यह जोड़ा गया, आखिर इस अनुसूची में है क्या। तो यह 3 पॉइंट आपके आगे जो 4 आने वाले हैं अनुसूचियां 9, 10, 11, 12, इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज कि यह जो 9वीं अनुसूची है, इसको तब जोड़ा गया जब हमारे संविधान में क्या हुआ था, बताइए। हमने बताया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, बताइए भाई। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम की तरफ। और कोई? हाँ सर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951।
इससे किसी का अलग उत्तर है कुछ? नहीं सर। ठीक है, हम आप लोगों का अभी बता दे रहे हैं, सूचित कर दे रहे हैं, हम आप लोगों को बता के टेस्ट नहीं लेंगे। जो रिवीजन के लिए या फिर जो मॉक टेस्ट होगा पॉलिटी का, वो बता के नहीं लेंगे कि इस दिन हम बताएंगे तो आप लोग तैयार करके आएंगे तो हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अचानक से किसी दिन जो पढ़ाया गया टॉपिक है उसमें आपके 20 या 25 क्वेश्चन मिनिमम होंगे और आपके उनसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो आपका जो ये मॉक टेस्ट है वो कभी भी हो सकता है, और होगा तो कायदे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा आपकी एबिलिटी चेक करे कि आप अभी कितना तैयार कर पाए हैं उस टॉपिक से। घलुआ वाला क्वेश्चन नहीं पूछ देंगे कि कितनी आपकी मौलिक अधिकार थे और कितने अभी हैं, ये सब नहीं पूछेंगे। ये सब सबको याद होता है। हम ये पूछ सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार आपका ये संपत्ति का अधिकार रहा है, यह वर्तमान में किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, बताइए भैया। एज एग्जाम्पल मान लो पूछिए। 300 आर्टिकल 301। 300 के क्लास क में है। हाँ Yes. 300 का। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हम ट्रिकी टाइप पूछेंगे, क्योंकि आप लोग सिंपल क्वेश्चन जानते होंगे। सिंपल क्वेश्चन भी आपके मिलेंगे, उसमें 50% सिंपल रहेंगे, 50% आपके लॉजिकल थोड़ा टाइप रहेंगे। तो थोड़ा सा अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, अब आते हैं अपने 9वीं अनुसूची की तरफ। जो 9वीं अनुसूची है भैया, यह जोड़ा गया था जब हमारे संविधान में पहली बार संशोधन किया गया, और यह जो पहला संशोधन था 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1951 में इसको संशोधित किया गया था। अब अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी इसको संशोधित करने की? रीजन ये था कि उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था संपत्ति के अंतरण को लेकर, जिसके लिए या फिर जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जिससे कि क्या किया जा सके कि उन चीजों को न्यायालय में जाने से रोका जा सके। तो सरकार ने बड़ी चालाकी से 9वीं अनुसूची का निर्माण किया, और उस 9वीं अनुसूची में उन्होंने क्या किया कि ऐसे विषय जो कि 9वीं अनुसूची में जो शामिल कर दिए जाएंगे, उस पर नागरिक को या फिर किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उसके खिलाफ न्यायालय में जा सके या फिर न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सके। इसीलिए 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। तो किसी भी अधिनियमों को न्यायालयिक पुनरावलोकन से संरक्षण के बचाने के लिए इस 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। मान लीजिए अभी कोई कानून संपत्ति को लेकर बनाया जाता है, और उस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। तो अब जो होगा कि जो 9वीं अनुसूची होगी, उस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत तो कोई भी व्यक्ति उस कानून के खिलाफ कहाँ नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, बशर्ते वह मूल संविधान के खिलाफ न हो। यदि वह कानून मूल संविधान के खिलाफ होगा, तब तो सरकार स्वतः उस कानून, जो कोर्ट है, स्वतः उस कानून को क्या कर देगी, एबॉलिश कर देगी, नल कर देगी, वाइड करार कर देगी। लेकिन यदि वह सही होगा तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज कि जो भी इस अनुसूची में प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, उनके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते, उनके खिलाफ हमें कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। एज एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आखिर जोड़ा क्यों गया था, उस समय क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी? तो उस समय जमींदारी व्यवस्था बहुत थी। आप लोग जानते थे कि समाज में एक वर्ग था जमींदारों का, जिसके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, जबकि दूसरा वर्ग था सामान्य वर्ग, जिसके पास जमीन होती ही नहीं थी। तो एक के पास इतनी सारी जमीन कि वह राजा है, और दूसरे के पास कुछ नहीं कि वह एकदम रंक है। तो इसी चीज को सामान्य करने के लिए, क्योंकि यदि हम जमींदारों को बिना किसी कानून के लिए लाए और उनकी जमीनों के लिए हम छीनेंगे, तो क्या वो आसानी से दे देंगे? वो कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट चले जाएंगे और कह देंगे कि भैया ये हमारा जमीन सरकार क्या कर रही है, हड़प रही है अवैध तरीके से। तो सरकार ने क्या किया कि बड़ी चालाकी से 9वीं अनुसूची का निर्माण किया, और जो जमींदारों के पास जमीन थी या फिर जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने इस अनुसूची में डाल दिया।
जब इस अनुसूची में डल गया तो भैया आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, आपको इस एक्ट का पालन करना ही पड़ेगा। और इसी के थ्रू जो बहुत सारी जमीनें जमींदारों के पास होती थी उनका क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और भूमि सुधार करने के लिए ही इस अनुसूची को वास्तव रूप में क्या किया गया था, इस संविधान में जोड़ा गया था। इसमें किसी कोई दिक्कत भैया, परेशानी, कंफ्यूजन हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़े। नवीन अनुसूची समझ में आ रही है? यस सर, नो इशू सर। ठीक, अब आते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी भाई, हमने बताया था कल की क्लास में। 1985 सर। सर 52वें 19 संशोधन। अच्छा, और कोई बताएं? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 56 Yes, sir. 52? 52nd सर। 52 सर। 52, ओके। देखिए, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, इस 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके संविधान में 10वीं अनुसूची को जगह दिया गया। अब 10वीं अनुसूची जोड़ी क्यों गई? क्यों आप लोग देखते होंगे कि पहले के नेताओं के लिए एक वाक्य का प्रयोग बहुत होता है, दल बदलू नेता। क्या करते थे कि जिस दल में उनको अपना फायदा दिखता था वो तुरंत उस दल में मेढक की तरफ फुदक के चले जाते थे। तो जिधर फायदा उधर वो छटक लेते थे, क्योंकि उनको मतलब था किससे, सत्ता पार्टी से। तो इसी चीज को रोकने के लिए दल बदल का प्रावधान लाया गया, जिसे 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अच्छा, कहा क्या गया भैया? कहा यह गया कि मान लीजिए कोई भी सांसद हो, अपने कार्यकाल के दौरान, यदि वह अपने कार्यकाल में होगा और जितना उसका कार्यकाल का टाइम पीरियड है, उस दौरान वह व्यक्ति दल नहीं बदल सकता। और यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो इस कंडीशन में उसकी संसद की जो सदस्यता है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक शर्त माना गया है, शर्त ये है कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल का विलय माना जाएगा, न कि उस व्यक्ति विशेष का या सांसद का कह लें या विधायक का कह लें, दल बदल नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन में उसकी जो सदस्यता है समाप्त नहीं होगी। तो दो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई क्या? सर ये पार्टी डिसॉल्व कभी हुआ है? पार्टी डिसॉल्व हो सकती है जब वह लोकसभा स्पीकर या फिर संबंधित जो सदन है उसके अध्यक्ष को लगे कि वह गलत गतिविधियों में लिप्त है, या फिर वह जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसको हम लोग योग्यता बोलते हैं, उस पर निर्धारित नहीं है, तो वह उसको समाप्त कर सकता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। सर एक बार हुआ था इसमें, जब लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उस समय शायद पार्टी डिसॉल्व हुआ था, जो कर दी गई थी। नहीं मतलब काफी बड़ा मतलब एक मेजोरिटी के साथ में उन्होंने ये करा था। हाँ, तो वो दल नहीं बदला, वो दल का विलय माना जाता। अभी तो हमने बताया कि यदि सिंगल पर जाएगा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में तो इसे दल बदल माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान बदले, और यदि कार्यकाल के दौरान बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है तब यदि वह बदलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बदल सकता है कभी भी। लेकिन यदि एक बार कार्यकाल की शुरुआत उसके हो गई है और वह कार्यकाल के दौरान एक दल से दूसरे दल में फुदक रहा है तो उसके गर्दन पे चाकू लटक रहा है, समझ लो कि उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन नियम यह भी है कि यदि वह अपने साथ साथ 2/3 सदस्यों को, अपने दल के 2/3 सदस्यों को मान मना के क्या करे कि चलो भैया वो पार्टी हम लोगों को बहुत पैसा देगी, जम के वहां पे भ्रष्टाचार करेंगे, क्या हो जाएगा, वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। तब उस कंडीशन में वह क्या होगा कि दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि वह दलों का विलय माना जाएगा। तो उस कंडीशन में किसी की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है,
किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, दो चीजें और समझिएगा। आप लोग, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो किसी न किसी दल के हिसाब से चुनाव लड़ता है। मान लीजिए अभी चुनाव कराया जाए उत्तर प्रदेश में, या तो बसपा से लड़ेगा, या सपा से लड़ेगा, या फिर आपके भाजपा से लड़ेगा, या फिर एक आध दो जो स्थानीय पार्टियां हैं उनसे लड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो बिना किसी दल के सहारे से लड़ते हैं, जिन्हें हम निर्दलीय बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यहाँ से इस सीट पर निर्दलीय व्यक्ति जीत गया, मतलब उसने किसी दल के बिना ही यह चुनाव जीत लिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्दलीय सदस्य हो, वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता जब उसका कार्यकाल शुरू हो जाए। और जब यदि वह शुरू हो जाए, कार्यकाल वो क्या होता है, विलय करता है, तो भी उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो सकती है। लेकिन शुरुआती चरण में वह क्या करेगा, दल को समर्थन दे सकता है। खैर ये चीजें बहुत डीप में जा रही हैं, इसलिए इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। मोटे मोटे तौर पे यह जान लीजिए कि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। क्या प्रावधान है, तो प्रावधान ये भैया कि इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों को स्थापित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति अपनी सदस्यता से जो होगा उसको समाप्त करना पड़ेगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसको आयोग घोषित करके ना सर? हाँ, आयोग घोषित करके। और सब अच्छा, एक बात बताइए, ये जो दल बदल के मामले का निर्णय है, यह लेता कौन है? कौन कहता है कि नहीं आपने दल बदल किया है, आप दल बदलू नेता है, इसीलिए हम आपका क्या करेंगे, सदन ये मानेगा तो उसको समाप्त कर देगा, नहीं तो कहेगा नहीं भैया तुमने दल नहीं बदला है, चलो ठीक है तुम्हारा काम अभी जारी रहेगा। इसका निर्णय लेता कौन है, ये बताइए। स्पीकर। वेरी गुड, जो सदन का अध्यक्ष होगा। यदि लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा का सभापति, विधानसभा में होगा तो विधानसभा का अध्यक्ष, यदि विधान परिषद में होगा तो विधान परिषद का सभापति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। ये जो 11th शेड्यूल है, यह कब जोड़ा गया भाई बताइए? 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992। 1992 में कि 1993 में? 1993 में सर। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान के द्वारा जोड़ी गई है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1993 में। अच्छा, इसमें दिया क्या गया है भाई? इसमें पंचायती राज जो व्यवस्था है इनके बारे में बताया गया है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित जो प्रावधान है यह किस अनुसूची में है? तो यह दिए गए हैं अनुसूची 11 में। या फिर पूछ लेता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दी गई या फिर जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अब जो तीसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था जोड़े गए, पंचायती राज व्यवस्था में कुछ विषय बताए गए कि ये विषय होंगे, इनमें संबंधित चीजें आपकी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताएंगी। तो कुल कितने ऐसे विषय थे जो कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, जिनका उल्लेख हमें 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है? बताइए। 29 सर। 99? ना, गलत जवाब। 29 सर। अच्छा 29। भाई गलती हो गई, सर को डांटो मत। सॉरी सर। कोई बात नहीं। देखिए 29 होगा, सही जवाब उन्होंने दिया है। कुल विषयों की संख्या 29 है। इन 29 में से 22 विषय तो राजस्थान में अकेले पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित दिए जा चुके हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। 3 चीजें आप ध्यान में रखिए कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? यह जोड़ी गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। कब? तो 1993 में। क्या जोड़ा गया? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया। अब इंपॉर्टेंट ये कितने विषय दिए गए? तो यह 29 विषय दिए गए। अब बात पंचायती राज व्यवस्था की आ ही गई है, तो जरा सा ये बता दीजिए कि वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था की कितनी स्तरीय व्यवस्था को संचालित किया जाता है, कितनी स्तरीय व्यवस्था
हमारे भारत में है पंचायती राज की? 3 स्तरीय से। त्रिस्तरीय। अच्छा, और कोई बताए भाई? यस सर, मैं भी सबका सेम जानती हूँ जवाब है, 3 ही स्तरीय। 3 ही है। पहले कितना था? नहीं पता? पहले 2 था, फिर 3 हुआ। एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है कि किस समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का गठन किया गया, या फिर किसकी समिति की सिफारिश पर द्विस्तरीय। तो दोनों ध्यान रखिएगा। यदि त्रिस्तरीय जो कि वर्तमान में हमारे देश में लागू है, जिसमें आपका सबसे ऊपर आता है शहर या फिर जिला पंचायत आता है, फिर ब्लॉक पंचायत आता है, फिर सबसे लास्ट में आता है ग्राम पंचायत। तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका जो प्रावधान मिलता है हमें, इसका प्रावधान किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति का। तो इस बलवंत राय मेहता समिति ने ही क्या किया था, इस पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सिफारिश किया था, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। वहीं पर इनके जस्ट पहले जो द्विस्तरीय व्यवस्था लागू थी भारत में, उसको अशोक मेहता समिति ने दिया था। अच्छा, कंफ्यूजन में याद कैसे करेंगे कि त्रिस्तरीय किसने दिया था, द्विस्तरीय किसने दिया था? तो भैया नाम में ही छिपा हुआ है। बलवंत 1, राय 2, मेहता 3। तो इस इनके नाम में 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता। तो 3 शब्द हैं, तो इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। और अशोक मेहता, इनमें 2 शब्द हैं, अशोक और मेहता, तो इन्होंने द्विस्तरीय मॉडल दिया था। तो आपको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, द्विस्तरीय मॉडल किसने दिया, आप याद रखेंगे। अब आते हैं 12वीं अनुसूची की तरफ। इसमें अच्छा किसी कोई दिक्कत भैया जो अभी पढ़ाए हैं 11वीं अनुसूची में? बताइए भाई। सर क्या ये जी, डीपीएसपी के अंडर में आएगा क्या ये पंचायती राज पंचायती व्यवस्था? सिस्टम? यस सर। पंचायतों का गठन आता है हाँ अनुच्छेद 40 में। हाँ, आर्टिकल 40 पता है, लेकिन क्या ये डीपीएसपी को फॉलो करेगा? आई मीन डीपीएसपी इसको रूल कर सकता है इस पे? वो डीपीएसपी राज्य को बस एक निर्देश है, लेकिन यहाँ पर जो आपके मिलते हैं यह उनसे संबंधित प्रावधानों की चर्चा करता है। डीपीएसपी में प्रावधान नहीं दिए गए। आपका जो डीपीएसपी है वह क्या कहता है कि किसी भी राज्य को कैसा होना चाहिए, और यदि उसको आदर्श बनना है तो उनको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। 36 से 51 के बीच में जो डीपीएसपी दिया हुआ है आपका, ये जो कुछ है नहीं, यह इसलिए लागू किया गया, संविधान में डाला गया कि भैया राज्य क्या होगा कि राज्य नागरिकों का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और प्रत्येक राज्य में वहां की राज्य सरकार है, और राज्य के अंदर ही मनुष्य क्या करता है, विकास करता है। देश तो अलग है, देश तो भाई पूरा सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन राज्य तो अपना अलग अलग है। तो राज्य कैसे एक कल्याणकारी राज्य हो, कैसे वो अपने नागरिकों के प्रति सजग हो, उसका क्या मतलब उत्तरदायित्व तो बनता है, उसके लिए जो निर्देश बनाए गए हैं वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी में बताए गए हैं। यस सर। पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए। आपके ये जो चीजें आप सुनते हैं, जितने भी वर्णन उसमें है कि पोषाहार में वृद्धि की जानी चाहिए, स्मारकों का संरक्षण किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, ये सभी निर्देश दिए गए हैं राज्य को, जिससे कि राज्य अपना विकास कर सके और नागरिकों का जीवन कल्याणकारी हो सके। और डीपीएसपी पे कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा क्या? डीपीएसपी पे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है। कोर्ट कह सकती है लेकिन जबरी नहीं करा सकती, ये वाद योग्य नहीं है। जैसे उसमें कहा गया है कि इमारतों का संरक्षण किया जाना चाहिए, हालांकि इमारत पे अलग से एक्ट बना हुआ है, लेकिन कोर्ट सरकार को फोर्स नहीं कर सकती। उच्च पोषाहार देना चाहिए, ठीक है, सरकार अपनी तरफ से दे रही है नहीं दे रही है सरकार का मैटर, तो ये चीजें वाद योग्य नहीं है। तो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। आपका मौलिक जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके 11 हैं वर्तमान में, वो नहीं कर सकते।
जैसे ओके दिया सर। हुआ है ना कि आपका राष्ट्रगान होगा तो आपको सावधान मुद्रा में एकदम खड़े हो जाना है, लेकिन यदि आप नहीं खड़े होते तो क्या आपको जेल में जाकर ठूंस दिया जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यह आप माने न माने आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर चलते हैं आज की अंतिम अनुसूची की तरफ, 12वीं अनुसूची। जो 12वीं ओके। अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं जोड़ी गई 73वें में, 11वीं के जस्ट बाद, 73वें के तुरंत बाद 74वीं जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 12वीं अनुसूची है इसमें शहरी निकायों को स्थान दिया गया। गांव के लिए ग्राम पंचायत और शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शहरी निकाय सिंपली कह लें वो, तो इनको स्थान दिया गया। और इस शहरी निकाय में जैसे ग्राम पंचायतों के लिए या फिर पंचायती व्यवस्था के लिए जैसे वहां पर 29 विषय थे, वैसे ही यहाँ पर सरकारी या जो शहरी निकाय थे इनके कुल 18 विषयों की चर्चा हमको इस अनुसूची 12 में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत भैया? आपकी अनुसूची समाप्त हो गई, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। आपके इस टॉपिक से जितने हम पढ़ाए हैं उतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आ जाए तो बताइएगा हमको। बताइए भाई, आज की क्लास में किसी कोई दिक्कत? समाप्त किया जाए क्लास? यस सर। सर 12वीं अनुसूची कब आई? 12वीं अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन में आई थी। ईयर पूछ रही हैं आप? ईयर 1992 ना सर? सर ईयर 1993। ओके सर। ओके, तो ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर।